डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में एलएलबी और बीएलएलबी के पर्पज़ से हिंदू लॉ आपको पढ़ाया जा रहा है। हिंदू लॉ में हम लोग सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे। हिंदू लॉ एलएलबी और बीएलएलबी दोनों कोर्सेज़ के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ ही साथ ये हिंदू लॉ प्रैक्टिस में भी बहुत अहम रोल अपनाता है और जुडिशरी के एग्ज़ाम में या हायर जुडिशल एग्ज़ाम में भी हिंदू लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदू लॉ के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदू लॉ को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 5 को देखेंगे, कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के लिए वैध शर्तें क्या हैं। तो हिंदू विवाह के लिए वैध शर्तें क्या हैं ये बताएगा। सेक्शन 5 का कहना यह है कि अगर किसी वैध विवाह के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, उन शर्तों को बताएगा। अगर ये शर्तें नहीं पूर्ण की जाती है या फुलफिल नहीं की जाती है तो वो विवाह वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगा, या तो वो मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगा या वॉइडेबल मैरिज कहलाएगा। हम देखेंगे कौन सा मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाएगा, कौन सा मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाएगा और कौन सा मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगा, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल है, ए मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। दोनों पक्षकार विवाह के समय हिंदू होने चाहिए। वर और वधू दोनों ही विवाह के समय हिंदू होने चाहिए। और दूसरा एसेंशियल है, नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह करते समय उनका पूर्व में पहले से कोई जीवित या तो पति नहीं हो या पत्नी ना हो। अगर पत्नी है तो उसका पूर्व में कोई विधिवत पति नहीं होना चाहिए, और अगर लड़का है तो उसका पूर्व में कोई विधिवत पत्नी नहीं होनी चाहिए। अर्थात विवाह करते समय वह पहले से शादीशुदा ना हो। अगर कोई व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है और वह दोबारा शादी करता है जबकि उसकी पत्नी या लड़की का पति जीवित है और वह दूसरी शादी करती है, तो वह बाइगेमी या द्विविवाह के लिए दोषी माने जाएंगे। आईपीसी के सेक्शन 494 में बाइगेमी को पनिशेबल किया गया है। और सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर पहले से कोई विधिवत विवाह हुआ है और उसका पति या पत्नी पूर्व में पत्नी और पूर्व में पति अगर जीवित है तो उनके लिए अगर वो विवाह करते हैं, बाइगेमी करते हैं, द्विविवाह करते हैं, तो सेक्शन 70 ये कहता है कि 494 आईपीसी के तहत वह दंडनीय होंगे। इसके बाद अब तीसरा जो एसेंशियल है, वैलिड कंसेंट। ये वैलिड कंसेंट ये कहता है कि विवाह के पक्षकार विवाह करते समय वैलिड कंसेंट वैध सहमति देने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए, उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार से अनसाउंडमेंट या मेंटल डिसऑर्डर के कारण उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो वैध सहमति ना दे पा रहे हों। तो अगर वो सहमति वैध दे देते हैं, अर्थात तो वो किसी प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है या वो पागल नहीं है या किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई कोरेशन, थ्रेट या प्रॉमिस या किसी प्रकार का फोर्स यूज़ नहीं किया है, अगर उन्होंने विवाह के लिए वैलिड कंसेंट दी है अर्थात फ्री कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर कंसेंट देते समय दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड है, अर्थात वो विकर्चित है, पागल है, या मेंटल डिसऑर्डर मानसिक विकृति है, या किसी प्रकार से धमकी या दबाव या फ्रॉड किसी प्रकार से उनकी कंसेंट ली गई है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है एज ऑफ 18 ईयर्स। विवाह करते समय जो मेल पर्सन है उसकी 18 ईयर्स होनी चाहिए विवाह करते समय, और विवाह करते समय जो लड़की है उसकी उम्र 21 ईयर्स होनी चाहिए। ये एसेंशियल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट है द पार्टीज़ आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज़ जिस समय विवाह कर रहे हैं उन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं होना चाहिए जो कि प्रतिषेध नातेदारी या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है, तो ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो दोनों आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये कंडीशन उन्होंने
फुलफ़िल नहीं की, अर्थात अगर वो ऐसे दोनों पार्टीज़ ऐसे संबंध में हैं, ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है, तो ऐसी मैरिज वर्ड मैरिज मानी जाएगी। सेक्शन 11 के तहत वर्ड मैरिज मानी जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये शून्य विवाह माना जाएगा। इसलिए डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे द पार्टीज़ आर नॉट विद इन दी सपिंडाज। तो दोनों पक्षकार हैं वो सपिंडाज की जो सपिंडाज है उसमें भी नहीं आते हों। तो सपिंडाज में क्या देखते हैं, जैसे कि माता से 3 पीढ़ी तक किसी प्रकार से रक्त का संबंध या ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, और पिता से 5 पीढ़ी तक ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से ब्लड रिलेशंस होता है तो उसमें उसको प्रोहिबिटेड सपिंडाज में उसको माना जाता है। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी हम इसी प्रकार से चेक करेंगे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हम ये चेक करेंगे कि अगर वो माता से 3 पीढ़ी और पिता से 5 पीढ़ी तक उसका कोई रिलेशनशिप बनता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भाई और बहन शादी नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। तो सेक्शन 7 कहता है हिंदू विवाह के लिए जो कर्मकांड है, जो सेरेमनीज है, जो कार्यकलाप है, वो क्या क्या होने चाहिए। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भी उनके कस्टम्स एंड यूजेस हैं, जो भी उनके धर्म में या उनके धर्म में जो भी कस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, उस कस्टम के अनुसार वो अपनी सेरेमनीज़ को पूरी करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि 7 फेरों का रिवाज चलता है, तो 7 स्टेप्स को लेना ज़रूरी होता है। 7 स्टेप अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो सेरेमनीज़ कंप्लीट मानी जाती है। तो सेक्शन 7 सेरेमनीज़ के बारे में बात करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 8 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट